हेलो तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका हमारे चैनल A100 to Z एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपको साइंस में जो पहला चैप्टर था यांत्रिकी वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए, तो दूसरा चैप्टर जो हमने आपको बताया था, दूसरी यूनिट जो थी हमारी हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, यानी कि ऊष्मा के बारे में और तापमान के बारे में, उसको देख लेते क्या होती है ऊष्मा और क्या होता है। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते। तो देखो, हमने आपको पहला चैप्टर करा दिया। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको देखिए, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन अगर आपको जब भी समझ में नहीं आए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो कमेंट के लिए ही बना है विशेष, उसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर जहाँ से आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी समस्या होगी उसका समाधान करके आपको वापस रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। या हम आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसी के अंदर आपकी समस्या का समाधान बता देंगे। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं। चलिए साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हुए देखो, देखो ताप और ऊष्मा। ताप और ऊष्मा नाम से पता चलता है। देखो, यहाँ जो ताप है, ताप के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं बढ़िया अच्छी तरीके से। और ऊष्मा क्या होती है, चलिए देख लेते हैं ताप क्या होता है। भाई सबसे पहले तो जानना ही यही जरूरी होता है कि भाई हम जो नाम ले रहे हैं हमें उसके बारे में पता भी है या नहीं। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं। देखो, ताप, ताप या तापमान, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, ठीक है। देखो, वस्तु की उष्णता, उष्णता का मतलब होता है कितनी जो है वो कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। ये और शीतलता को ही की माप को ही ताप कहा जाता है। भाई हम ठंडा और गर्म महसूस करते हैं। जैसे अब जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है इसके अंदर ठंड चल रही है, ठंडी का मौसम चल रहा है, ठीक है। और ठंड हमें कैसे फील होती है भाई, हमें महसूस होता है क्योंकि हमारे ऑर्गन्स है वे वर्क करते हैं, सेंसर्स है वो हमारे ब्रेन को संकेत देते हैं कि भाई ठंड हो गई बाहर, या जो है आज गर्मी है, ठीक है। यही क्या जो ये ठंडा और गर्म महसूस करते हैं हम, यही क्या है, यही क्या होता है, ये होता है तापमान, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम तापमान या ताप, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमने बताया था ऊष्मा। देखो, अब हमने आपको ये तो बता दिया कि ताप क्या होता है। भाई ठंडा गर्म होता है तो वो ताप होता है। उसकी जो मेजरमेंट होता है, जैसे आप देख लो, आप किसी वस्तु को मार्केट में लेने के लिए गए, फॉर एग्जांपल आप एप्पल लेने के लिए गए, आप उसको किसी ना किसी यूनिट में नाप के तो लेके ही आओगे। भाई कोई किलोग्राम में लेके आएगा, कोई ग्राम में लेके आएगा, आएगा कि नहीं। तो इसी तरीके से तापमान की भी एक माप होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, ताप बोलते हैं। अच्छा, अब ऊष्मा की बात कर रहे थे तो चलिए ऊष्मा को देख लेते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा, ऊर्जा की समस्या देखो, मैं आपको पीछे से ही बताता हुआ आ रहा हूँ। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा एक किसी भी वस्तु का अंतर्निहित लक्षण नहीं है, क्योंकि यह लक्षण है, आप ऐसे कह सकते हो लक्षण है, क्योंकि अब देख लो, अगर कोई चीज स्थिर है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कोई चीज जो है काइनेटिक वो सॉरी वेलोसिटी के साथ जो है गति कर रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर कोई चीज मतलब रुकी हुई है तो उसके अंदर फिर वही पोटेंशियल एनर्जी। तो इस प्रकार से यानी कि जो है किसी न किसी वस्तु के अंदर जो है किसी एक प्रकार की जो है एनर्जी अवेलेबल रहती है। अब आप यही देख लो, मैं बोल रहा हूँ ये जो बोल निकल रहा है किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है। तो यानी कि ऊर्जा जो ऊष्मा है वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी ही है, ठीक है।
अब दो वस्तुओं के बीच उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक जो स्थानांतरित होती है वो क्या कहलाती है? वो ऊष्मा कहलाती है। आपको पता लग गया ऊष्मा क्या होती है। अब स्थानांतरण के समय ऊर्जा के समय जो स्थानांतरित होने वाली वस्तु है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। अर्थात जो स्थानांतरित होती है ऊर्जा, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। अच्छा, ऊष्मीय ऊर्जा सदैव उच्च तापमान की वस्तु से निम्न ताप की ओर जाती है। हमेशा हमेशा ऊर्जा जो ऊष्मा का रूल है, ये हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या करती है? गति करती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते। देखो, आपको ये तो पता चल गया ऊष्मा क्या होती है। अच्छा, ये भी पता चल गया हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की। अब कितनी क्वांटिटी में जो है ऊष्मा निकलेगी, सबसे मेन बात यह है। अब दो तरीके हो सकते हैं ना भाई, क्योंकि जब तापमान दो तरीके का हो गया, एक तो ठंड, भाई एक तो ठंडा मौसम हो गया, अब एक हो गया गर्म मौसम। अब हम इस चीज को बताते हैं, ठंड कोई वस्तु ठंडी क्यों होती है और कोई वस्तु गर्म क्यों होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये कोई बॉडी है, क्या है? बॉडी है। अब फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसको हमने किस चीज के अंदर रख दिया, इसको कोई तापमान देना शुरू कर दिया हमने, तो इसके अंदर क्या होगा? देखो, जब हम तापमान दिए जा रहे हैं, तापमान का क्या मतलब है? ऊष्मा इसके अंदर एंट्री कर रही है। एंट्री से क्या होगा? इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है? जिस भी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं से उसे ऊर्जा मिल रही है, अर्थात उसके अंदर ऊर्जा का क्या हो रहा है? प्रवेश हो रहा है। अच्छा, अब जब ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है तो जाहिर सी बात है गर्मी बढ़ेगी। भाई गर्मी होगी, गर्मी होगी कि नहीं? क्योंकि टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? हाई होता जा रहा है। अच्छा, इसका रिवर्स भी तो हो सकता है। रिवर्स कैसे? भाई इसका उल्टा प्रोसेस भी तो हो सकता है। उल्टा कैसे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई निकाय है या कोई बॉडी है, या आप कुछ भी ले लो, ये कोई जो है धातु का टुकड़ा है, आप धातु का टुकड़ा को ले सकते हैं, या बर्फ का टुकड़ा है ये। अब हम क्या करते हैं भाई, शुरुआत में हमने इसको एनर्जी दी थी, इस वजह से ये जो है पानी में बदल गया था। अब लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब इससे एनर्जी बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? एग्जिट करते हैं अब इससे एनर्जी। जो हमने अभी पीछे जो एग्जांपल लिया था, उस बॉडी को हम एनर्जी दे रहे थे। बॉडी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो बर्फ का ले लो, चाहे आप कुछ भी हो सकती है वो। ऐसा नहीं है कि जो है जो यहाँ बताया जा रहा है वही, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब उसको एनर्जी दे रहे थे तो हम इससे एग्जिट कर रहे हैं। अब एग्जिट पॉइंट की ओर है। जब इससे एनर्जी आउट होगी, बाहर निकलेगी, तो इसका जो टेम्परेचर होगा, क्या होगा? टेम्परेचर होगा, उसके मान में देखो क्या परिवर्तन आने वाला है। टेम्परेचर की वैल्यू जो भी होगी वो क्या इंक्रीज नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। और जब टेम्परेचर कम होगा, क्या कम होगा? जब टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर सी बात है हमें वस्तु क्या महसूस होगी? ठंडी महसूस होगी। तो अब आपको पता चल, एक चीज समझ में आने लगी होगी कि सर्दियों में जो हमारी एनर्जी है वो बाहर निकाल ली जाती है, इसलिए हमें ठंडी महसूस होती है। और जो गर्मियों में है वो हमारे शरीर को जो है गर्मी क्यों महसूस होती? क्योंकि जब उसे बाहर से एनर्जी मिल जाती। आपने देखा होगा, आपको एक चीज और बताता हूँ, जब आप गर्मियों में वर्क करते हो, यानी कि जब ये जो गर्मियों का मौसम होता है उसके अंदर वर्क करते हो तो आपको पसीना आता है। अब पसीने में जब कपड़ा भीग जाता है तो वो कुछ समय बाद ठंडा महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो आपके शरीर से टेम्परेचर निकला, उसने जो उसके साथ जो वाष्प निकली, उस वाष्प ने पानी बनने के लिए आपके शरीर से एनर्जी ली। उस वाष्प ने पानी बनने के लिए, पानी की फॉर्म में आने के लिए आपके शरीर से एनर्जी ली। और जब आपके शरीर से एनर्जी आउट हुई तो आपको क्या फील होगा? ठंडा ही तो फील होगा, गरम थोड़ी फील हो जाएगा भाई। गरम, कोई भी चीज गरम कब लगती है? जब उसको एनर्जी दी जाती है। आपको पता चल गया। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या होता है। देखो, आपको ये तो पता ही चल गया ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है।
जिसे कार्य में बदला जा सकता है। अब जिसे कार्य, एक चीज हम बता दें, कोई भी ऊर्जा हो उसको कार्य में बदल तो सकता है, लेकिन 100% नहीं, 100% नहीं, लेकिन कुछ भाग जरूर कार्य में बदला जा सकता है। ठीक है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड, किसने, रमफोर्ड ने दिया था। कैसे दिया था, देखो बाद में जो है हैवी आया था, इसने बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत, ये कैसे पिघल गया था इसको, अच्छा इसको समझते, देखो दो बर्फ के टुकड़े लिए और उनको आपने घसना शुरू किया। भाई ऐसा नहीं हो सकता क्या, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जो है हम, जब बर्फ का टेम्परेचर इतना लो है तो ये जो इसके बीच रगड़ हो रही है, इसमें जो पानी बना है, पानी अवेलेबल है, यानी कि जो बर्फ से पानी तो बनेगा या भाप बनेगी, जो पानी अवेलेबल है या पानी है उसका जो टेम्परेचर है वो भी लो हो जाए और वो भी जम जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्या, ऐसा हो नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है, इसको कहीं ना कहीं से एनर्जी प्राप्त हो रही है, तभी तो ऐसा नहीं होने दे रही वो। अब वो एनर्जी कहाँ से हो रही है, अब एक चीज मुझे बताओ, जब ये रगड़े जा रहे हैं आपस में, तो यहाँ मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, घर्षण, और जब यहाँ घर्षण के कारण एनर्जी अवेलेबल हो रही है, पैदा हो रही है, जो इस बर्फ को पिघलाने का कार्य कर रही है, और जिस कारण से ये दोनों टुकड़े आपस में जम नहीं रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से चिपक नहीं रहे या पिघल रहे हैं, आपस में घिसकर पिघला दिया था। इस बात का आपको पता चल गया कैसे घिसकर पिघलाया जा सकता है और क्यों पिघलती है बर्फ। क्यों, जब वो दो बर्फ के टुकड़ों में, भाई ऐसा भी तो हो सकता है, आपने देखा होगा जैसे दो मैग्नेट है, आप उनको, जो उनके पोल हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, जब आप अपोजिट पोल को सामने लाते हो तो दोनों चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं कि नहीं। ऐसे ही भाई ये भी तो चिपक सकते थे, चलो मान लेते हैं। अबे एक चीज आपके दिमाग में आया होगा मैग्नेट से, अब हम ये मान लेते हैं, भाई हमने मैग्नेट बताई, मान लिया ये एंधुर हुआ, बर्फ का ही ले लेते हैं, आप एंधुर को ही समझो, और ये भी एंधुर हुआ। अब आप कहोगे जी ये तो दोनों रिपल्स करते हैं। अभी भाई मुझे एक बात बताओ, आप मान लेते हैं इस वाले पोल पे नॉर्थ है तो इस वाले पे साउथ होगा, आप इसको अपोजिट करके रखो ना, तब तो चिपक जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, वो इस एनर्जी की वजह से कि जो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पैदा होती रहती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखो इसकी क्वांटिटी को प्राप्त करने के लिए एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी है, W बराबर जे क्यू। W क्या है यहाँ देखो, W जो है वर्क है, किया गया वर्क, J जो है यहाँ नियतांक, और Q जो है यहाँ ऊष्मा है, हीट की जो मात्रा है वो है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब इसका जब हमने गणितीय फॉर्मूला निकाल लिया तो जाहिर सी बात है इसकी तोलने की इकाई भी तो होगी, मैंने बताया था मापन की इकाई अभी टेम्परेचर में। तो देखो ऊष्मा के जो मात्रक होते हैं एसआई में तो हम नापते हैं जूल के अंदर, और सीजीएस में नापते हैं कैलोरी के अंदर। बात समझ में आ गई, चलिए आगे देख लेते हैं। देखो अब इन दोनों में एक संबंध भी होता है। संबंध क्या होता है, एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल के होता है। कितना होता है, एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल के बराबर होता है। अच्छा ये किसका मात्रक है, ये सीजीएस का संबंध एसआई पद्धति से है, सीजीएस पद्धति का संबंध एसआई पद्धति से है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या होता है। देखो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। यहाँ एक छूटा हुआ है, हो सकता है आपको जो पीडीएफ मिले टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे, वो उसके अंदर सुधरा हुआ मिले। ठीक है, तो पता लग गया 1 कैलोरी किसे कहते हैं, यानी कि अगर 1 ग्राम जल ले हम, उसके टेम्परेचर में ओनली 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाती है, वही ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, 1 कैलोरी कहलाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो आगे जो आ जाता है ये आता है ऊष्मा के प्रभाव। अब मैं आपको बताता आ रहा हूँ ऊष्मा क्या होती है।
अब मुझे एक बात बताओ, आप बिजली को देखते हो, अब उसके भी कुछ इफेक्ट होते हैं, आप उसको छुओ तो आपको इफेक्ट पता चलेंगे क्या। पहला तो वो झटका देती है, इंसान को जो है झटका लगता है। दूसरा, जिसको आप करंट मारना भी कहते हो। दूसरा, उसका चुंबक का प्रभाव भी आपने देखा होगा कभी कभी, जो स्क्रू ड्राइवर होता है, यानी कि जो हमारे पास पेंचकस होता है, आप उससे वर्क करते रहो, इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करते रहो, तो उसके अंदर एक मैग्नेट का अभाव आ जाता है। वो छोटी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, चुंबक का प्रभाव भी है। आपने देखा होगा बैटरी के अंदर, तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट पड़ा रहता है, उसको दो आयनों में तोड़ने के लिए, कैटायन और एनायन में तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक की तो यूज होती है। जब उसके प्रभाव है तो ऊष्मा के भी तो अपने प्रभाव हैं। अब क्या क्या प्रभाव होते हैं वो देखते हैं। चलिए देखो, भौतिक परिवर्तन किसी वस्तु पर ऊष्मा के प्रभाव से भौतिक संरचना, रंग, रूप, आयतन, ताप एवं अवस्था आदि में परिवर्तन होते हैं। कैसे भैया? रंग रूप होता है। आप एक बात बताओ, एक इंसान जो है बिल्कुल अंग्रेज है, जैसे अंग्रेज होते हैं ना, बिल्कुल एकदम, उसकी जो स्किन है उसके अंदर जो हमारी स्किन का कलर डिसाइड करता है मेलानिन, उसकी मात्रा कम है, इसीलिए वो गोरा है। अभी एक चीज आपने और देखी होगी भाई, जो ये आपने देखे होंगे युगांडा के जो व्यक्ति रहते हैं, ये कैसे रहते हैं? बिल्कुल ब्लैक रहते, क्योंकि उसके अंदर जो मेलानिन की मात्रा है उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? देखो, ये कुछ कुछ इसका डिपेंड करता है ऊष्मा पर, यानी कि कहीं ऊष्मा ज़्यादा है तो आपने सुना होगा धूप में अगर रहोगे तो काले हो जाओगे। क्यों? वो क्या है, धूप क्या है? एक तरीके की ऊष्मा है जो हमारे शरीर पर पड़ेगी, जिससे जो है मेलानिन हमारी शरीर में बढ़ेगा और वो हमें काला कर देगा, यानी कि रंग रूप पर जाहिर सी बात है डिपेंड कर रहा है। अच्छा, भौतिक संरचना, भौतिक संरचना को तो आप देख ही सकते हो भाई। सीधी सी बात है, कोई स्ट्रक्चर खड़ी हुई है, स्ट्रक्चर का मतलब जानते हो भाई? कोई वस्तु खड़ी हुई है, आप उसके अंदर आग लगा दो, वो ढह जाएगी, बिल्कुल खत्म। भौतिक संरचना में परिवर्तन हो गया। अच्छा, आयतन में भी परिवर्तन हो गया, और ताप में तो परिवर्तन हो ही गया, क्योंकि भाई आपने आग लगाई तो टेम्परेचर हाई हुआ। और अवस्था, अवस्था का मतलब क्या होता है? देखो, पहले वो क्या थी, अपने जो है अपने बलबूते पर टिकी हुई थी, अब वो जो है जमीन पर पड़ी हुई है राख बनने के बाद। ये बात समझ में आई? चलिए आगे देख लेते हैं। देखो, अगला टॉपिक जो आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी। एक इंटरनेशनल कैलोरी में कितने जूल एनर्जी होती है वो देख लेते हैं। देखो, 1 ग्राम जल का ताप 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है ये, डिग्री सेंटीग्रेड पहले यूज होता था, लेकिन इसको सुधार के सेल्सियस किया गया। सेंटीग्रेड भी यूज होता था लेकिन पहले, अब नहीं। अब जो इसका मॉडिफिकेशन नाम है वो डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी। लगभग लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही बढ़ रहा है यहाँ भाई, बस 14.5 से 15.5 बढ़ रहा है 1 ग्राम जल का। तो एक अंतर्राष्ट्रीय, ये तो कैलोरी की परिभाषा निकल के आ गई लगभग। अगर हम देखें भाई, 1 ग्राम जल है, कैलोरी की परिभाषा में क्या था? 1 ग्राम जल था, और टेम्परेचर कितना था? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय यहाँ कैलोरी कह दिया, वहाँ कैलोरी कह रहे थे केवल। आपको पता लग गया। चलिए आगे देख लेते हैं। हम आपको बता रहे थे, आप सेब लेने जाते हो तो क्वांटिटी में तोल के लाते हो कि नहीं। अब उसको तोलने के कितने प्रकार हैं वे देख लेते हैं, यानी कि नापने के कितने प्रकार है भाई। ग्राम में भी तोलते हैं सेब को, ऐसे ही ताप को नापने के कितने प्रकार हो सकते हैं। देखो, ताप मापन के लिए हम 2 बिंदुओं को निश्चित करते हैं भाई। कोई भी चीज हो, अगर किसी चीज को हम नाप रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, दूसरा उसका एंडिंग पॉइंट भी होगा। तो बिंदु कितने हुए? 2। देखो, हम 2 बिंदुओं को निश्चित करते हैं ताप मापने के लिए। अब इसके पैमाने क्या क्या है? पैमाने देख लेते हैं। पहला होता है सेल्सियस पैमाना, जो अभी तक मैं आपको बता रहा था कि भाई ये सेंटीग्रेड नहीं है, सेल्सियस है। तो पहला कौन सा पैमाना हो गया? सेल्सियस पैमाना। ठीक है, चलिए दूसरा देख ले। तो दूसरा होता है फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट जो डॉक्टर्स के पास रहता है, सेल्सियस वाला भी डॉक्टर्स के पास ही रहता है।
कहने का मतलब जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है ये दोनों से ह्यूमन का टेम्परेचर भी काउंट करते हैं। अच्छा, र्यूमर और केल्विन, देखो ये दोनों जो मात्रक है र्यूमर और केल्विन, ये बड़ी वस्तुओं का टेम्परेचर नापने के काम आते हैं। कैसे? सूर्य का टेम्परेचर हुआ, केल्विन किसी भट्टी का टेम्परेचर हुआ। ऐसे ऐसे जो तापमान है, यानी कि अधिक सर्वाधिक जो तापमान होते हैं जिनको हम सहन नहीं कर सकते, उनको नापने के लिए हम ये दोनों पैमाने काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखो आगे, अब ये भी तो जानना जरूरी है भाई, सेल्सियस क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, र्यूमर केल्विन ये क्या होते हैं, इनको चेक कर लेते हैं ये क्या होते हैं। देखो सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना, इस इसमें हिमांक को 0 डिग्री, देखो हिमांक क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो होता है हिमांक, दूसरा होता है गलनांक। अब आपको यहां नाम से ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखो हिमांक मतलब हिम, और हिम किसको बोला जाता है, बर्फ को ही तो हिम कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं। अब जब हिमांक की बात आ रही है तो बर्फ, और बर्फ जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। आयतन घटने की बात नहीं करी मैंने, क्योंकि आयतन जो घटना शुरू हो जाता है 4 डिग्री पे हो जाता है, बस मैंने जमने की बात करी है। ठीक है, देखो और भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस, अच्छा गलनांक तो रह ही गया, गलनांक, गलनांक गलन से ले लेते हैं, गलन, गलन मतलब क्या होता है, कोई चीज नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है। ऐसे ही बर्फ जो है गल रही है तो इसका मतलब वो पिघल रही है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है, तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तब प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। देखो इन्होंने लिख भी रखा है, पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड ग्रेड पैमाना भी कहा जाता है। ये ग्रेड भी लिखा मिल जाता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर ग्रेड भी लिखा मिल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो आगे, आगे जो आ जाता है आपके पास आता है ये फ़ारेनहाइट पैमाना आता है, फ़ारेनहाइट। इनके अंदर एक संबंध भी होता है, वो संबंध हम आपको अगर ये वीडियो लंबी ना हुई तो इसी के अंदर बता देंगे, नहीं तो अगली वीडियो के अंदर आपको हम जरूर बता देंगे। ठीक है, चलिए देखो हिमांक पॉइंट के, सॉरी फ़ारेनहाइट पॉइंट क्या होता है। देखो हिमांक हिमांक जो जल का हिमांक होता है फ़ारेनहाइट में वो होता है 32 डिग्री, और जो सेल्सियस में होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और भाप बिंदु क्या होता है जल का, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में अगर बूझ ले तो 212 फ़ारेनहाइट। भाप बिंदु को 212 फ़ारेनहाइट अंकित किया जाता है, इसके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तब प्रत्येक भाग को 1 फ़ारेनहाइट कहा जाता है। चलिए तो देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए अंत करते इस वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक कमेंट ज़रूर करें। और मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, अगर आपको कोई भी समस्या किसी भी चीज़ को समझने में होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और उसी वीडियो का वहीं से स्क्रीनशॉट लेकर, या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप लिख करके वापस हमें उसमें ग्रुप में जो है कमेंट कर दीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।